नॉर्मली हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं तो वी वांट टू बी परफेक्ट इन दैट, एंड दैट इज़ अ रॉन्ग वे. यू हैव टू सेलेक्ट द राइट काइंड ऑफ इम्परफेक्शन. ये सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस ऐसे ही होते हैं. जैसे इलॉन मस्क के बारे में मैंने पढ़ा था कि जब भी वो कोई बिजनेस वेंचर चालू करते हैं तो वो 100% बोलते हैं एरर है, इट्स ऑल रॉन्ग. फिर धीमे धीमे आप एरर कम करते जाते हो. हम सब जो स्किल ऐसे ही सीखते हैं, कुछ नहीं आता फिर धीमे धीमे सीखते हैं. अब नया जो ये चैप्टर चलेगा ये है स्ट्रक्चर्स फॉर मोटिवेशन. अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कैसे आप स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि मोटिवेशन अपने आप नहीं है. जो भी हम लोग वीडियोस देखते हैं उसमें मोस्टली एंटरटेनमेंट हमारा माइंड सीख करता है, एंड दैट इज़ नॉट मोटिवेशन, दैट इज़ ओनली प्लेजर. और हमको पता नहीं चलता प्लेजर इज़ ऑल्सो टायरिंग. हमने जब एक फिल्म देख ली या 1 घंटे रील देख लिया तो हमको लगता है कि हम फ्रेश हो गए, बट हमारा दिमाग पहले से थक गया और अब वो जितना काम करना चाहता था, सीखना चाहता था, वो नहीं सीखना चाहेगा. इसलिए देयर इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोटिवेशन. तो देखते हैं क्या इसमें पढ़ेंगे हम. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है हिडन टैलेंट. हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं. हमने पढ़ा है कि वी आर क्रीचर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट. जैसे आज सुबह सुबह अदम मैंने पढ़ा कि कैसे अगर लैंग्वेज को आपको सीखना है और आप ये डिसाइड करते हो कि मैं सारी वोकैबुलरी को अच्छे से पढ़ लूँगा, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे, 10 साल में भी नहीं सीख पाओगे. लेकिन वहीं पर आप अगर कोई भाषा सीखना चाहते हो और आप अपने आप को थोड़ा बहुत जान करके बोलना शुरू कर दो तो आप बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख लोगे. विद इन फ्यू मंथ्स लोगों ने 4-4, 5-5 भाषाएं सीखी हैं. सुना और ट्राई करना शुरू कर दिया. हाँ, जैसे मान लीजिए आपको महाराष्ट्रियन भाषा जाननी है या जापानीज़ जाननी है, तो आपने 50 वर्ड सुने, उसको रिपीट किया और उसके बाद में आप उसको बोलना शुरू कर दो, गलत बोलना शुरू कर दो, शर्मिंदा होना शुरू कर दो और आप जल्दी सीख जाओगे. हम क्रीचर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट हैं. जब तक हम कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हैं तब तक हम नहीं सीखते, और ये सब चीज़ों में लागू होता है. हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जब कंडीशन ठीक हो जाएगी तब हम काम शुरू करेंगे, बट काम शुरू करना ही इज़ अ वे टू लर्न. हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं सीखने का कि हम कैसे अपना हिडन टैलेंट खोजें. उसके बाद के चैप्टर में हमने पढ़ा था ह्यूमन स्पॉन्ज. इसमें हमने पढ़ा किस तरह से दुनिया की सबसे पुरानी प्रजाति है, डायनासोर से भी पुरानी है, सी स्पॉन्ज. वो 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, दुनिया में सबसे पुरानी चीज़ है, अभी तक ज़िंदा है. और उसकी मेन क्वालिटी है एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन. वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको फिल्टर कर देता है, बाहर फेंक देता है. और ये क्वालिटी हमने पढ़ा कई लोगों में है जो सक्सेसफुल होते हैं. हमने मल्टीपल एग्जाम्पल्स पढ़े. फिर लास्ट में हमने पिछली बार जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम था इम्परफेक्शनिस्ट्स. एक आर्किटेक्ट था तदाए आंडो. वो गरीब आदमी था, उसके पास पैसे नहीं थे बहुत, तो कॉलेज से पढ़ाई नहीं कर पाया, खुद ही सेल्फ स्टडी करके वो आर्किटेक्ट बना. और जापान में उसने कई बिल्डिंग, ऑलमोस्ट 30-40 बिल्डिंग्स उसने डिज़ाइन की थी. और जब अर्थक्वेक आया तो तकरीबन 2 लाख बिल्डिंग्स थी जो ख़त्म हो गई, टूट गई. उसकी एक भी बिल्डिंग नहीं टूटी, एक भी बिल्डिंग में क्रैक भी नहीं आया. तो इसमें हमने ये समझा था कि नॉर्मली हम लोग जब भी कुछ काम करते हैं तो वी वांट टू बी परफेक्ट इन दैट, एंड दैट इज़ अ रॉन्ग वे. यू हैव टू सेलेक्ट द राइट काइंड ऑफ इम्परफेक्शन. ये सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस ऐसे ही होते हैं. जैसे इलॉन मस्क के बारे में मैंने पढ़ा था कि जब भी वो कोई बिजनेस वेंचर चालू करते हैं तो वो 100% बोलते हैं एरर है, इट्स ऑल रॉन्ग. फिर धीमे धीमे आप एरर कम करते जाते हो. हम सब जो स्किल ऐसे ही सीखते हैं, कुछ नहीं आता फिर धीमे धीमे सीखते हैं. तो आज हम लोग अब ये जो तीनों चैप्टर थे ये थे स्किल्स ऑफ कैरेक्टर, कैसे आप अपना कैरेक्टर डेवलप करें, ये हमने कंप्लीट कर लिया. अब नया जो ये चैप्टर चलेगा ये है स्ट्रक्चर्स फॉर मोटिवेशन. अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कैसे आप स्ट्रक्चर बनाएं, क्योंकि मोटिवेशन अपने आप नहीं है. जो भी हम लोग वीडियोस देखते हैं
उसमें मोस्टली एंटरटेनमेंट हमारा माइंड सीख करता है, एंड दैट इज़ नॉट मोटिवेशन, दैट इज़ ओनली प्लेजर. और हमको पता नहीं चलता प्लेजर इज़ ऑल्सो टायरिंग. हमने जब एक फिल्म देख ली या 1 घंटे रील देख लिया तो हमको लगता है कि हम फ्रेश हो गए, बट हमारा दिमाग पहले से थक गया और अब वो जितना काम करना चाहता था, सीखना चाहता था, वो नहीं सीखना चाहेगा. इसलिए देयर इज़ अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोटिवेशन. तो देखते हैं क्या इसमें पढ़ेंगे हम. स्कैफोल्डिंग्स टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स. स्कैफोल्डिंग मतलब ढांचा. स्कैफोल्डिंग टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स. ऑन द पाथ टू एनी गोल रोड ब्लॉक्स आर इनएविटेबल. आप किसी भी रास्ते पे चलेंगे कोई भी गोल अचीव करने के लिए, तो उसके रास्ते में बीच में रोड ब्लॉक्स तो आएंगे. When we run into external barriers, they often take an internal toll. और जब ज़िंदगी में बाहर कोई बहुत बड़ा बैरियर आता है, कोई रुकावट आती है, तो उसकी वजह से हमारे मन के अंदर में बहुत उलझनें हो जाती हैं. The daily grind starts to bore us and eventually burns us out. यही मैं आज बोल रहा था अदम को कि सक्सेसफुल होने के लिए यू शुड बी इंटरेस्टेड इन डेली ग्राइंड. डेली ग्राइंड बोर्स अस. जो रोज़ की ग्राइंड है, जैसे अगर मैं जो वीडियोस बनाता हूँ तो मैं रोज़ बनाता हूँ, बेचारे बच्चे ऊपर इस फुटेज को लेके जाएंगे, उसको फिर एडिट करेंगे, और एडिटिंग बहुत बोरिंग प्रोसेस है. उसके बाद उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी होती है. इन लिंक्स को वेबसाइट पे डालना होता है. अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो उसके बाद मैं उनको सुनाऊंगा, उनको डांटूंगा, फिर से वो करेंगे. तो ये जो चीज़ें आप बार बार रोज़ रोज़ करते हैं वो है डेली ग्राइंड. नहीं बोलते चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तो वो चक्की पीसने की तरह है. और ये अपने को क्या करता है, बोर करता है, और साथ ही साथ बर्न्स अस आउट, मतलब थका देता है, ख़त्म कर देता है. जैसे मम्मी बोल रही थी ना, बहुत हो गया, मैं थक गए सर वही काम करते करते. स्टैग्नेशन लीव्स अस डिस्करेज्ड. और चूंकि लाइफ आगे कहीं बढ़ती दिखती नहीं है, इसलिए हम लोग डिस्करेज्ड हो जाते हैं. डिफ़िकल्ट टास्क्स लीड टू फेलियर, डिजेक्शन एंड डाउट. और अगर कोई बहुत मुश्किल काम है तो उसकी वजह से हमको फेलियर मिलता है, हम डिजेक्टेड होते हैं, और फिर हमारे अंदर में डाउट्स भर जाता है कि हम वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. वी बिगिन टू क्वेश्चन वेदर वी कैन बाउंस बैक, लेट अलोन मूव फॉरवर्ड. फिर मन में इतना डाउट होता है कि क्या सचमुच में हम वापस अपनी ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे. और ये तो हिम्मत ही नहीं होती सोचने की कि हम कुछ बड़ा भी कर पाएंगे. खाली इतने पे डाउट आ जाता है कि हम वापस नहीं अपनी ज़िंदगी को शुरू कर पाएंगे. कैरेक्टर स्किल्स आरंट ऑलवेज इनफ टू ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंसेस. हमने अभी तक जो पढ़ा था वो कैरेक्टर के स्किल को कैसे डेवलप करें, वो था, कह रहे हैं वो उससे बहुत बार पूरा नहीं पड़ता, और चाहिए. मैनी न्यू स्किल्स डोंट कम विथ मैनुअल एंड स्टीपर हिल्स ऑफन रिक्वायर लिफ्ट. बोल रहे हैं बहुत सी नई नई स्किल्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें कोई किताब नहीं आती, उसकी कोई मैनुअल नहीं आता, और बहुत ऊंचाई पर जाने के लिए आपको लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है. दैट लिफ्ट कम्स इन द फॉर्म ऑफ स्कैफोल्डिंग. तो ऑथर कहते हैं वो लिफ्ट स्कैफोल्डिंग के रूप में आता है. अ टेम्पररी सपोर्ट स्ट्रक्चर दैट enables us to scale heights we couldn't reach on our own. स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्पररी सपोर्ट स्ट्रक्चर जो हमको हेल्प करता है हाइट्स तक पहुंचने के लिए, जो हम अकेले खुद नहीं कर पाते. जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्कैफोल्डिंग, मतलब जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको छत डालना है, तो पहले आप लकड़ी का, बांस का ढांचा बनाएंगे, तो स्कैफोल्डिंग है. तो जिस ऊंचाई तक हम नहीं पहुंच पाते उसके लिए हम एक स्कैफोल्डिंग बनाकर ऊपर जाएंगे. इट हेल्प्स अस टू बिल्ड द रेजिलियंस टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स. उसकी वजह से हमारे अंदर में एक रेजिलियंस आती है, एक तरह की ताकत आती है, ताकि हम ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकें. दैट थ्रेटन्स टू ओवरवेलम अस एंड लिमिट आवर ग्रोथ. उन सारी ऑब्स्टिकल से हमको बचाती है जिससे हम ओवरवेलम हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, और जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है. When psychologists study resilience in experiments, they often create an overwhelming experience by showing people distressing video clips. अब बहुत कमाल का एक्सपेरिमेंट हुआ है. साइकोलॉजिस्ट रेजिलियंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हमारे अंदर में रेजिलियंस कैसे आता है या कैसे ख़त्म हो जाता है. तो उन्होंने क्या किया, लोगों को वीडियो क्लिप्स दिखाए डिस्ट्रेसिंग, बहुत ख़राब चीज़ों के, और उससे उनको मेंटली विजुअली ओवरवेलम किया. Think about the last time you saw an intense or unsettling scene on TV or in a movie. थोड़ा सा इमेजिन करिए आपने आखिरी बार कौन सी कोई बड़ी घिनौनी, बड़ी ख़राब सी टीवी का सीन देखा था,
या कोई मूवी देखी थी, आपका कोई फेवरेट हीरो है जो बेचारा आउटर स्पेस में ख़त्म हो गया, मर गया। ऑथर कहते हैं अगर आप मेरे बच्चे और मेरी वाइफ की तरह हैं तो कोई डरावनी चीज़ आप देख लेते हैं या ख़तरनाक चीज़ देखते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है, चाहे फिल्मों के बारे में हो, चाहे लाइफ के बारे में। जो भी हमारे साथ दुर्घटनाएं होती हैं वो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। दो सीन्स कीप रिप्लेइंग इन योर माइंड, कंटिन्यूइंग टू हॉन्ट यू लॉन्ग आफ्टर द एंड क्रेडिट स्टॉप्स रोलिंग। आपने वो फिल्म देख करके बंद कर दी, कैसेट हटा दिया, फिल्म बंद कर दिया, फिर भी वो दिमाग में चलता रहता है। But psychologists have discovered that it is possible to stop those unwanted flashbacks in their tracks with a special kind of scaffolding. और साइकोलॉजिस्ट को एक नया तरीका मिला है जिसके ज़रिए आप इस तरह के अनवांटेड फ्लैशबैक्स को, जो दिमाग में पिक्चरें चल रही हैं, उसको आप रोक सकते हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ स्कैफोल्डिंग से, एक बहुत ख़ास तरीके से। एट फर्स्ट आई अज्यूम्ड इट वुड बी अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। ऑथर कहते हैं पहले मुझे लगा कि ये कोई थेरेपी होगी। मे बी they would show you a clip repeatedly to systematically desensitize you, exposure therapy, or help you reframe the scene as something that can't hurt you, cognitive reprisal. जैसे कॉग्निटिव थेरेपी में दो चीज़ें करते हैं, एक तो करते हैं एक्सपोजर थेरेपी, मतलब कोई आपने मर्डर का सीन देख लिया तो उससे आप हॉन्ट होने वाले हैं, तो आपको एक छोटा मोटा मर्डर दिखा देंगे, तो धीमे धीमे उसके प्रति आपको एक्सपोज करेंगे। या वो करते हैं कॉग्निटिव रीअप्रेजल, जिसमें कि आपको उस पूरी चीज़ को एक दूसरे फ्रेम में दिखाते हैं। जैसे हमको किसी का मरना बड़ा ख़राब लगता है, लेकिन अगर वो आदमी बहुत गंदा विलेन है, वो मरता है तो अपने को अच्छा लगता है, तो ऐसे उसको बोलते हैं कॉग्निटिव रीअप्रेजल। बट आई वॉज रॉन्ग। ऑथर कहते हैं नहीं, ये सब नहीं था। द स्कैफोल्डिंग दैट साइकोलॉजिस्ट्स ऑफर टू बूस्ट रेजिलियंस इज़ अ गेम ऑफ टेट्रिस। तो जो स्कैफोल्डिंग जिसके ज़रिए आपकी रेजिलियंस बढ़ती है वो है एक गेम ऑफ टेट्रिस। पता है कौन सा है गेम ऑफ टेट्रिस? देखिए, यस, टेट्रिस, गेम ऑफ टेट्रिस। हाँ, ये वाला गेम। इससे आपके दिमाग में रेजिलियंस डेवलप होता है। रेजिलियंस मतलब मैं किसी चीज़ से बहुत दुखी और उदास हो चुका हूँ, मायूस हो चुका हूँ, आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा, वापस इस गेम को खेला, एनर्जाइज्ड हो गया। मतलब जो मन की थकावट थी वो ख़त्म हो गई इस गेम को खेलकर। After people watch and especially upsetting film clips over the next week, they typically have 6 or 7 disturbing flashbacks. जब कोई आदमी बहुत ही अपसेटिंग फिल्म क्लिप देखता है तो वो कम से कम 6 से 7 डिस्टर्बिंग फ्लैशबैक्स चलते हैं उसके दिमाग में। But if they are randomly assigned to play a few rounds of Tetris right after watching the scene, it cuts their flashback in half over next week. लेकिन वही आदमी को ये रिसर्च हुआ है कि उसको एक ख़राब सीन दिखाइए, उसके बाद तुरंत उसको गेम दे दीजिए खेलने के लिए, तो उसको जो 7 से 8 फ्लैशबैक्स आते थे वो घट करके 3 से 4 आते, कम हो जाते हैं। Somehow the act of rotating, moving and dropping geometric blocks shield us from intrusive thoughts and aversive emotions. अजीबोगरीब चीज़ है कि जब आप उस गेम में उन ब्लॉक्स को रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, गिराते हैं ज्योमेट्रिक ब्लॉक्स को, तो आपको अंदर के इंट्रूसिव थॉट्स से, जो नेगेटिव थॉट्स हैं और इमोशन से बचा देता है। टू बी क्लियर, प्लेइंग टेट्रिस वोंट क्योर योर एडिक्शन और हील योर PTSD। आपको यहाँ साफ साफ बता दें कि अगर आप टेट्रिस खेलते हैं तो आपका कोई एडिक्शन ठीक नहीं हो जाएगा, ना ही तो आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। A game is not a substitute for therapeutic or pharmacological intervention. गेम खेल करके आप डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप बीमार हैं तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। बट द इफेक्ट हैज़ बीन रेप्लिकेटेड बाय डिफरेंट रिसर्च टीम्स। लेकिन इस चीज़ को बहुत सी टीम्स ने दिखाया है, करके दिखाया है। एट फर्स्ट आई फाउंड इट फैसिनेटिंग। ऑथर कहते हैं सबसे पहले जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। एज आई डो फर्दर इन टू द एविडेंस आई केम टू सी दैट टेट्रिस इफेक्ट illustrates 4 key features of scaffolding. बाद में जब मैं उसमें और गहरे से गया तब मुझे मालूम पड़ा कि इस टेट्रिस के गेम से 4 चीज़ें निकल के आती हैं स्कैफोल्डिंग के बारे में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में। वो 4 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, स्कैफोल्डिंग जनरली कम्स फ्रॉम अदर पीपल। स्कैफोल्डिंग मतलब हमको हेल्प या रेजिलियंस आती है दूसरों से। बोलते हैं मुझे खुद कभी नहीं अकल आती कि मैं परेशान हूँ तो मैं गेम खेल लूँ। The idea came from people with relevant experience and expertise.
ये आइडिया ही उन लोगों से आया जो खेलकर जीत चुके हैं, मतलब खेलकर अपने आप को स्ट्रांग बना चुके हैं. व्हेन आवर सर्कमस्टांसेस थ्रेटन टू ओवरपावर अस, इंस्टेड ऑफ ओनली लुकिंग इनवर्ड्स वी कैन टर्न आउटवर्ड्स टू मेंटर, टीचर्स, कोचेस, रोल मॉडल्स और पीयर्स. हमारी लाइफ में भी जब हमको लगता है कि सिचुएशंस हमको एकदम डरा रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो बजाय अंदर झांक करके अपने आप को और दुखी करने के हम लोग बाहर घूम सकते हैं, बाहर लोगों से मिल सकते हैं, मेंटर से, टीचर से, कोचेस से, अपने रोल मॉडल से या अपने पीयर से, अपने फ्रेंड से. द स्कैफोल्डिंग दे प्रोवाइड लुक्स एंड फील्स डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चैलेंज वी आर फेसिंग. तो अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से आपको गाइड करता है, स्कैफोल्डिंग देता है उसकी अपनी चैलेंज के हिसाब से, उसकी अपनी सिचुएशन के हिसाब से. बट इट हैज़ द सेम इफेक्ट, गिविंग अस फुट होल्ड और अ बूस्ट. लेकिन जब भी आप चाहे गेम खेलें, चाहे किसी और से हेल्प लें, वो आपको एक तरह से फुट होल्ड दे रहा है. आपके थॉट्स आपको बहा के ले जा रहे हैं कहीं नेगेटिविटी में, लेकिन आप अपने दोस्त से बात करके या अपने गेम को खेल करके वहाँ पर अटके अपने आप को खड़ा करते हो. तो सबसे पहला स्कैफोल्डिंग आता है बाहर से, इन द फॉर्म ऑफ हेल्प. 2. स्कैफोल्डिंग इज टेलर्ड टू द ऑब्स्टिकल इन योर पाथ. स्कैफोल्डिंग मतलब जैसे आपको ढांचा बनाना है बिल्डिंग का, तो वो आपकी बिल्डिंग के हिसाब से बनाते हैं. तो ऐसे ही स्कैफोल्डिंग भी आपके ऑब्स्टिकल के हिसाब से आता है. व्हेन साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट ट्रेटिस, इट इज़ बिकॉज इट हैज़ अ स्पेसिफिक बेनिफिट. जब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ट्रेटिस खेलो तो उसका एक खास बेनिफिट है. इट चेंजेस हाउ योर ब्रेन कंस्ट्रक्ट्स मेंटल इमेजरी. ट्रेटिस उस माइंड के अंदर में जो थॉट्स चलते हैं वो इमेजेस के फॉर्म में चलते हैं. तो आप इस गेम को खेलते समय अपने दिमाग में इमेजेस बना रहे हो. इट चेंजेस हाउ योर ब्रेन कंस्ट्रक्ट्स मेंटल इमेजरी. अरे भाई, हम जब कोई चीज़ सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में थॉट्स ही तो चल रहे हैं. मुझे गरिमा को कुछ बात बतानी है तो मैं ये बात नहीं करके ये बात बताऊंगा, और उसी बीच में मैं किसी ब्लॉक को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो वो थॉट बजाय इनके बारे में वो ब्लॉक के बारे में हो गया, और उसको कैसे शिफ्ट करें वो हो गया. Brain scans suggest that treatise blocks intuitive images by activating our visuospatial circuits. ब्रेन स्कैन हुए हैं जिसके ज़रिए पता चला है इस गेम से आपके अंदर में विजुअल स्पैशियल सर्किट है. विजुअल मतलब जो देखते हैं, और स्पैशियल मतलब जो मूवमेंट है. इसका सर्किट को ब्लॉक कर देता है, वो उस थॉट को नहीं आने देता. We are too busy processing falling shapes to attend to the threat of unnerving images. हमारा ब्रेन उस समय गेम खेलते समय काफ़ी बिजी है उस प्रॉब्लम को बचाने के लिए कि मेरा ब्लॉक ख़त्म ना होना, गिर ना जाए, बजाय कि वो जो इमेज है, डरावनी इमेज, उसको याद करे. डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स लाइक ट्रिविया डोंट रिड्यूस द फ्लैशबैक्स. और भी अलग अलग गेम्स हैं, लेकिन उससे ऐसा नहीं होता है, उससे आपका फ्लैशबैक कम नहीं होता. ट्रेटिस इज इफेक्टिव स्कैफोल्डिंग बिकॉज इट हेल्प्स यू बाईपास अ पर्टिकुलर चैलेंज. ट्रेटिस ही ज़्यादा काम करता है बिकॉज वो एक खास तरह के चैलेंज को बाईपास करने में हेल्प करता है. तो दूसरी है कि आपका जो स्कैफोल्डिंग होता है वो आपके हिसाब से होता है, आपके ऑब्स्टिकल के हिसाब से. थर्ड, स्कैफोल्डिंग कम्स एट अ पिवोटल पॉइंट इन टाइम. स्कैफोल्डिंग आपके खास लाइफ के खास टाइम पर आता है, पिवोट टाइम पर, जब आपको मूव करना है. इट डजंट डू एनी गुड टू प्ले ट्रेटिस बिफोर यू वॉच अ मूवी. देयर इज़ नो इमेजरी येट टू डिस्टर्ब. अगर आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं बिफोर यू वॉच अ मूवी, तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में ना एक तरह का स्ट्रेस होना चाहिए, तभी आप उस गेम को यूज़ कर पाएंगे अपने आप को रेजिलिएंट बनाने के लिए. आप आराम से पिकनिक में गए हैं कहीं घूमने के लिए फ्रेंड्स के साथ में, और वहाँ पर आप ट्रेटिस खेलेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज आपके पास वो स्ट्रेस नहीं है. पहले स्ट्रेस होना चाहिए, तभी उससे फ़ायदा होगा. ये ऐसे ही, जैसे आप दवाई खा रहे हैं, आप कोई बुखार की दवाई खा रहे हैं तो बुखार होना चाहिए, तभी उससे आराम होगा. द स्ट्रक्चर बिकम्स यूजफुल आफ्टर डिसकंसर्टिंग सीन्स एंड क्रिटिकल पीरियड सीम्स टू बी next 24 hours. If you wait longer, the memory has already consolidated, so you need to first reactivate the memory of the scene before you turn the treatise to block it. आपके दिमाग में वो सीन्स चलना चाहिए, तभी ये आपको हेल्प करता है. तो आप परेशान होंगे तभी स्टेटस काम करता है. ऐसे ही लाइफ में भी आपके गाइड या आपके मेंटर तभी हेल्प कर पाते हैं जब आप ख़ास तौर से परेशान हो, अदरवाइज़ उनकी मेंटरशिप का बहुत इंपॉर्टेंस लगता नहीं है. फोर्थ, स्कैफोल्डिंग इज़ टेम्पररी. स्कैफोल्डिंग या तो गाइड या तो हेल्प टेम्पररी है. इट डजंट टेक अ लाइफ टाइम ऑफ ट्रेटिस थेरेपी टू रिकवर फ्रॉम हॉरर मूवी. आप ज़िंदगी भर ट्रेटिस थोड़ी खोलोगे एक हॉरर मूवी से निकलने के लिए.
Play for just 10 minutes. It is enough to interfere with memory consolidation and crucial flashbacks. आपने 10 मिनट खेला तो आपके माइंड में जो मूवी का इमेज था वो कंसोलिडेट नहीं हो पाता और आपका फ्लैशबैक कम हो जाता है. मतलब जो ये जो गेम है ये हमारी अवेयरनेस को बढ़ा देता होगा एक तरह से. हाँ, एक तरह से उस जगह पर अवेयरनेस को नहीं जाने देता जो अभी मेमोरी को आने के लिए और कंसोलिडेट होने के लिए फिक्स कर रही है. ये अपना हमारा अवेयरनेस खुद ही खा जाता है. वंस यू हैव गॉटन द सपोर्ट यू नीड, यू नो लॉन्गर डिपेंड ऑन इट, सो यू कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट इट. हमारे जो बिल्डिंग बनते हैं उसके अंदर भी स्कैफोल्डिंग ऐसे ही काम का. जब बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद तो हटा देते हैं ना, बांस हटा देते हैं. ऐसे ही यहाँ पर भी है. अब चूंकि हमारी ज़िंदगी अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से परेशान होती है, इसलिए हमको अलग अलग टाइप के लोग या अलग अलग टाइप के स्कैफोल्डिंग चाहिए होते हैं. वी माइट लुक एट अ कोच और अ मेंटर टू शो अस that what looks like a insurmountable block can be rotated into a stairway. एक ब्लॉक है जो बड़ा मुश्किल से है, उसको मूव कर दो तो एक सीढ़ी दिखाई देती है. तो हो सकता है हम किसी ऐसे मेंटर से मिलें, वो बात करके बता दे यार ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, फिर वो ब्लॉक जो था उसको तो मैंने यूज़ किया एज ए सीढ़ी. वी माइट रिलाई ऑन अ टीम मेट और अ मेंटी टू शो अस दैट द की मिसिंग पीस इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर. या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मुझे याद है जब हम नागपुर से वापस आ रहे थे तो मुझे लगा मैं क्या करना चाहिए. तब रिम्पी जो थी उन बोलती हम लोग भी खुद के अपने सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं बैंगलोर से. मैंने कहा बैंगलोर से मिलेंगे. तो उन्होंने तुरंत सर्च किया और आउट ऑफ द ब्लू हम लोग बैंगलोर पहुंच गए और वहाँ से एक बंदे से काम करा लिया जो हम पिछले 2 साल से कराना चाहते थे. कभी याद ही नहीं आया कि हमको बैंगलोर जा करके काम कराना चाहिए, कभी सर्च करने का मन नहीं हुआ है. तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी मेंटी से या किसी टीममेट से बात करें और कोई सोल्यूशन है जो बगल में पड़ा हुआ है. And we might have to work together to reach the next level when the odds are stacked against us. या तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी के साथ मिलकर के काम करना हो ताकि हम नेक्स्ट लेवल पे अपनी लाइफ की नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकें. Too often it feels like a mistakes pile up. और बहुत बार ऐसा लगता है जैसे कि हमारी मिस्टेक्स इकट्ठी होती जा रही हैं while our accomplishments disappear. और ऐसा लगता है कि जो भी हमने किया था वो सब ख़त्म हो जाता है. With right support at the right moments we can overcome obstacle to growth. हम ये भूल जाते हैं हमारे माइंड को और ख़ासतौर से हमारे नेगेटिव इमोशंस को याद नहीं रहता है कि अगर हमको सही सपोर्ट मिले और सही मोमेंट मिले, राइट समय पर मिले, तो हम अपनी ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करके ग्रो कर सकते हैं. टू लर्न हाउ टू बिल्ड दीज सपोर्ट स्ट्रक्चर आई वेंट टू पीपल हु ट्रैवल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्टेंसेज इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल एंड इमोशनल चैलेंजेस. तो ऑथर कहते हैं इस चीज़ के लिए मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला जो बहुत कुछ अकम्प्लिश किया उन लोगों ने. माउंटेन क्लाइंबर्स, म्यूजिशियंस, मिलिट्री रिक्रूट्स एंड एथलीट्स हु बीट द ऑड्स चेंज्ड हाउ आई सी स्कैफोल्डिंग. अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ. एक माउंटेन क्लाइंबर के बारे में पढ़ेंगे जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी. एक म्यूजिशियन के बारे में पढ़ेंगे जो एकदम इम्पॉसिबल था जो उसने अचीव किया वो चीज़. मिलिट्री रिक्रूट्स जो 100 सालों में नहीं हुआ वो उन्होंने करके दिखाया. और कुछ एथलीट के बारे में जिन्होंने बीट द ऑड्स किया, मतलब चांसेस के अगेंस्ट चांसेस थे कि वो फेल हो जाते. बिल्कुल 100% चांस ये था कि फेल हो जाएगा, फिर भी उसने करके दिखाया. और उससे ऑथर कह रहे हैं कि मेरी स्कैफोल्डिंग के बारे में जो सोच थी वो बदल गई. यू डोंट हैव टू बी अ स्पोर्ट फैन टू अप्रिशिएट दीज इनसाइट्स, दे अप्लाई टू एवरी वॉक ऑफ लाइफ. आपको स्पोर्ट्समैन बनने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए, आप इसको सब जगह यूज़ कर सकते हो. स्कैफोल्डिंग अनलीशेस हिडन पोटेंशियल बाय हेल्पिंग अस टू फोर्ज पाथ वी कुडंट अदरवाइज सी. स्कैफोल्डिंग के ज़रिए हम अपने अंदर की हिडन पोटेंशियल को खोज पाएंगे, खासतौर से वो चीज़ें जो हम वैसे नहीं देख पाते. इट enables us to find motivation in the daily grind. इसके ज़रिए हम अपनी रोज़ की लाइफ में डेली ग्राइंड में मोटिवेशन खोज पाएंगे. गेन मोमेंटम इन द फेस ऑफ स्टैग्नेशन. जब ज़िंदगी एकदम रुकी हुई लगती है उसमें भी मोमेंटम मिलेगी. एंड टर्न डिफ़िकल्टीज़ एंड डाउट्स इनटू सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ. और जब भी हमको डिफ़िकल्टी होगी या डाउट होगा तो उसको हम एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ यूज़ कर पाएंगे. अभी आज की जो मीटिंग हम लोग की हुई डॉक्टर साहब से, उसका सोल रीज़न था मी रीडिंग वन बुक. और बुक भी नहीं, जस्ट 5-6 पेजेस. मैं कई महीनों से धीरू भाई अंबानी का एक बायोग्राफी खोज रहा था, नहीं मिल रही थी. और वो बुक मेरे पास 6 महीने से पड़ी थी. उसका लास्ट चैप्टर धीरू भाई अंबानी का एक बायोग्राफी था. उसको पढ़ा, 2 वीडियो भी बनाए. और उसको पढ़ते ही मेरा माइंड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन पूछने लगा कि अच्छा ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं क्या कर सकता हूँ.
फिर मैंने दिमाग में ही सर्च किया मैं किससे मिल सकता हूँ, किससे मिल सकता हूँ। 2 नाम आए, दोनों में से ये पहले डॉक्टर साहब थे, उनसे जाके मैं मिल के आया। अगर वो किताब नहीं पढ़ा होता तो वो किताब मेरे लिए क्या करके आई, एक तरह की स्कैफोल्डिंग थी, जो वैसे नहीं थॉट आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसको पढ़ने के बाद मेरे माइंड में एक स्कैनिंग चालू हुई कि मुझे किससे मिलना चाहिए। अगर मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है अपने काम को, रिम्पी स्कैन को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाना है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो स्कैफोल्डिंग इज़ नॉट जस्ट स्टैटिक वॉल्स, वो बड़ी जिंदा चीज़ है जो आप करते हैं, चाहे बुक पढ़ते हैं या किसी से बात करते हैं या इवन फिजिकली भी आप अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो दैट इज़ लाइक अ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग तो न्यूज़ पहली बार नया ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। कोच, हेल्पर, गाइड, मेंटर, ये सब चीज़ें वही हैं, बट स्कैफोल्डिंग इस ऐसा लगता है जैसे कि ज़िंदगी भर उसका सहारा लेकर नहीं चलना है अपने को। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उस प्रॉब्लम के ऊपर उठ जाएंगे, फिर हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है ओशो को मैंने एज अ बहुत अच्छा स्कैफोल्डिंग यूज़ किया है अपने कॉलेज के टाइम पर, जब मैं बहुत दुखी और परेशान था। मैं उनको दिन भर सुनता रहता था, उससे मेरे अंदर का थिंकर या तो फिलोसोफर डेवलप हो गया। नहीं तो उसके पहले मेरी फ़िलासफ़ी में कोई इंटरेस्ट बहुत था नहीं, बट उनको पढ़ने के बाद लगा मैं समझ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो कल पढ़ेंगे कैसे ट्रांसफॉर्मिंग द डेली ग्राइंड कर सकते हैं। अगर हमने अपनी डेली ग्राइंड को ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो हमारी दिमाग में रहेगा बड़ी बड़ी चीज़ें करना, और उसकी वजह से एक खतरा होता है। क्या खतरा? जो स्मॉल ग्राइंड्स वो वेस्ट हो जाएगा। हम कभी भी, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपनी लाइफ की बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं बट फ्रस्ट्रेटेड हैं, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लाइफ में बहुत बड़ा कर चुके हैं और उनको ये लगता है कि अभी और करना बाकी है उनको। और बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कुछ बड़ा नहीं कर पाए बट वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खाली सोच रहे हैं बड़ा करने के लिए, और उसके लिए जो छोटे छोटे डेली स्टेप्स लेने हैं वो कल करेंगे, वो कल करेंगे, वो कल करेंगे, टालते जाते हैं। वो खाली प्रिपेयर कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन एक्चुअली एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो डेली ग्राइंड हैज़ टू बी फर्स्ट सॉर्टेड आउट। डेली ग्राइंड समझे क्या होता है? रोज़ की बोरिंग ज़िंदगी। योगा में भी तो एग्जैक्टली ये चीज़ योगा में भी है।